इकोनॉमी आपको याद होगा कि एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक काफ़ी क्राइसिस का शिकार हो गई थी और बहुत दफ़ा ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके मुकाबले में आज पिछले 3 सालों में हमने आई थिंक मैक्रो लेवल के ऊपर बेहतरी के इंडिकेटर्स हमारे पास तो मौजूद हैं। उस तरह का भी कंसेंसस मौजूद है कि जी हमें रिफॉर्म्स की तरफ लेकर जाना है, इकोनॉमी को ओपन करना है और प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा मोबिलाइज करना है। हर गवर्नमेंट रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या है? आपकी पर कैपिटा इनकम जो है पिछले 4 साल से फ्रोजन है, बल्कि नीचे जाती जा रही है। मतलब इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप ग्रोथ को स्टॉप कर दें और लोगों की जो है वो बाइंग पावर को रिड्यूस कर दें। OICCI वो हर 6 महीने के बाद अपने सर्वे इशू करता है। पिछले 1 साल का अगर आप उनका ट्रेंड देखें तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज रेट पे I'd like to discuss कि जिस तरह से इन्होंने काबू किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि टोटली आर्टिफिशियल है। मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के अंदर मैं उनमें उठता बैठता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ और प्रॉब्ली 100 में से एक बंदा है जो कि पॉजिटिव आउटलुक रखता है। तो I'd like to know ये कौन से लोग हैं ओवरसीज चेंबर्स के। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त। आज हमें ज्वाइन करें एक बहुत ही खुसूसी मेहमान जिनका तारुफ बहुत लंबा है और बहुत सी उनकी अचीवमेंट्स हैं। डॉक्टर अली सलमान जो हैं वो फाउंडर हैं और CEO हैं पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्राइम, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। मईशत के ऊपर काम करता है ये थिंक टैंक और वो खुद भी माहिर माशियात हैं, पब्लिक पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी के ऊपर महारत रखते हैं। बहुत काबिल हैं और बहुत सी इनकी तहरीरें भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, हारून और मैं, पाकिस्तान की मईशत, उसके खदुखाल और उसका जो मुस्तकबिल और मुख्तलिफ जो मसाइल जिनका हम जिक्र करते रहते हैं उस हवाले से। तो मैं हारून भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा मज़ीद तारुफ भी करवा दें और पहला जो सवाल है सलमान साहब से वो भी कर लें। जी थैंक यू रजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डॉक्टर अली सलमान। रजा आपने कुछ बताया डॉक्टर साहब के बारे में, मैं इसमें ऐड ये भी कर दूं कि डॉक्टर साहब होल्ड्स अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ इन यूनाइटेड किंगडम और इनका थीसिस जो था वो पॉलिसी डिस्कवरी थ्रू अ कम्प्लेक्सिटी लेंस, जो कि केस स्टडीज ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी प्रैक्टिस इन मलेशिया एंड पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ने मलेशिया में भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पे रहे हैं और वहाँ पे भी एक थिंक टैंक जो था, बड़ा मीनिंगफुल थिंक टैंक था, जिसके ऊपर ही वाज द CEO ऑफ दैट। और उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुए विद बड़ा यूनिक इनका पर्सपेक्टिव, विद द गोल के पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं। और ये इन्होंने, एज आपने बताया, द प्राइम इंस्टीट्यूट बड़ा एक रिकग्नाइज थिंक टैंक है पाकिस्तान का इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उसको ये हेड करते हैं। अच्छा, इन एडिशन बड़ी इंटरेस्टिंगली, मुझे नहीं पता था लेकिन डॉक्टर साहब के पास 3 मास्टर्स की डिग्रीज भी हैं, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये काफी इनका 360 ओवरव्यू है। तो वेलकम टू द प्रोग्राम सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान, डॉक्टर अली सलमान। थैंक यू हारून साहब, थैंक यू रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपका प्रोग्राम और आपका चैनल बहुत पॉपुलर है और मैं कई दफ़ा इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एपिसोड्स देखता रहा हूँ। रियली अप्रिशिएट द वर्क एंड आउटपुट। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन क्योंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड होता है इस प्रोग्राम में। तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मेरी आपसे कल परसों डिस्कशन हो रही थी, बड़ी डिटेल हमने डिस्कशन की, बट नॉट क्वाइट डिटेल्ड इनफ। इंशाल्लाह विल अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। तो उसमें आपने इंटरेस्टिंगली बड़ा एक काइंड ऑफ एन ऑप्टिमिस्टिक ओवरव्यू मुझे बताया था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, तो मैं उसमें थोड़ा हैरान भी हुआ था। मैं उसमें आपको वापस नहीं दे सका उसके जवाब वगैरह, क्योंकि वो हमारी मीटिंग छोटी थी। वो उस पर फिर कभी बात करेंगे, रिजॉइंडर वगैरह या रिबटल। लेकिन आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए कि आप यहाँ पे हैं, जरा हमारे ऑडियंस से शेयर करें कि किस तरह से आप वो
लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में? क्या ऑप्टिमिज्म आपको नजर आ रहा है? ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच अगेन हारून साहब। देखें, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम यूजुअली दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक तो देखते हैं कि उसका जो मैक्रो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जी इसकी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन और ओवरऑल जो ग्रोथ के ट्रेंड हैं वो क्या हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इसके जो माइक्रो लेवल के इंडिकेटर्स क्या हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर्स की, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादातर डिस्कशन होती है। तो अगर मैं पिछले कुछ सालों में देखूं, और स्पेशली पिछले 3-4 सालों में देखूं, जहां पर हमारी इकोनॉमी, आपको याद होगा कि एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक काफ़ी क्राइसिस का शिकार हो गई थी। और बहुत दफ़ा ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके मुकाबले में आज पिछले 3 सालों में हमने आई थिंक मैक्रो लेवल के ऊपर बेहतरी के इंडिकेटर्स हमारे पास तो मौजूद हैं। उसमें इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आई है, उसमें हमने जो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने जो माइक्रो लेवल के ऊपर एक बड़ी तब्दीली आई है इस साल, वो हमारी ट्रेड पॉलिसी है। हमारी ट्रेड पॉलिसी पिछले 20-25 सालों से बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट रही है, जिसमें हमने इनएफिशिएंसीज को, अपनी लोकल इंडस्ट्री को इन्फेंट इंडस्ट्री के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। वो टोटली चेंज होगी उसकी डायरेक्शन, और इसके अंदर काफ़ी ऑपोजिशन है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इस वक्त इस पॉलिसी चेंज के ऊपर, लेकिन नई टैरिफ पॉलिसी एक मस्बत डायरेक्शन है। इसके अलावा बिजनेस रेगुलेशंस में मुझे एक कंसर्टेड एफर्ट नज़र आती है। कुछ ऐसी जो एफर्ट्स हैं उसका साथ मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का मुझे मौका मिल रहा है आजकल, बीइंग इन इस्लामाबाद एंड बीइंग पार्ट ऑफ कपल ऑफ सच ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनल कंसेंसस है कि रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। चाहे उसमें बाज़ दफ़ा ब्रेकें लग जाती हैं, बाज़ दफ़ा रिवर्सल हो जाता है, लेकिन ये एक ड्राइव मुझे नज़र आती है। तो एक तरफ मैक्रो लेवल के ऊपर एक बेहतरी है, और दूसरी तरफ एक इंटरनल कंसेंसस है यानी गवर्नमेंट के अंदर, और जिस तरह हम कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है, तो वो उस तरह का भी कंसेंसस मौजूद है कि जी हमें रिफॉर्म्स की तरफ लेकर जाना है, इकोनॉमी को ओपन करना है, और प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा मोबिलाइज करना है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये बेहतरी की तरफ इक़दाम हैं, बेहतरी की तरफ एक इशारे हैं। जी, बहुत ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रिफॉर्म का फाइनली कुछ आपको लग रहा है कि एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। जी हारून भाई, आप कंटिन्यू करें। मैं इधर रिबटल दे दूं फिर हाँ, डॉक्टर साहब करें की करें बातें फिर। बटन। देखिए ना, इन्फ्लेशन पे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है, तो जब ग्रोथ ही नहीं है, लोगों के पास आपकी पर कैपिटा इनकम जो है पिछले 4 साल से फ्रोजन है, बल्कि नीचे जाती जा रही है। आपका जीडीपी फ्रोजन है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो 3% प्लस से कर रही है, ये मानते तो नहीं है, उस पर ग्रो कर रही है। तो मतलब इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप ग्रोथ को स्टॉप कर दें, और लोगों की जो है वो बाइंग पावर को रिड्यूस कर दें, तो ये सप्रेस करके इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये यू नो आई हैव अ क्वेश्चन देखिए ऑन दैट। हारून साहब, इन इकोनॉमिक ग्रोथ तो 2000, अगर आप 21 में चले जाएं, 22 में चले, उस वक्त भी बहुत नीचे आ गई हुई थी। यानी कि हमने 6% दिखाया था, उसके बाद हम बिल्कुल तकरीबन नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे, या जीरो के पास चले गए थे। तो जो इन्फ्लेशन के अंदर एक जो क्लियरली हुई हैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर, एक तो हमेशा से हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बेस इफेक्ट है, कि जब आप 40% पहुंच जाएं तो उस पर जब आप रिफॉर्म्स लेना शुरू करें या उसको टाइटन करें, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करते हैं, हमने मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को बहुत इन्हांस कर दिया था, 22-24% तक ले गए थे डिस्काउंट रेट को। तो जब आप वो करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ये होता है, ग्रोथ अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स हुए जिसमें कि चूंकि हमारी इन्फ्लेशन में अंदर अब 400 आइटम्स हैं जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इन्फ्लेशन को। उसमें फूड इन्फ्लेशन है, फ्लावर प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस हैं। तो पिछले 2-3 सालों में उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है प्राइसेस के अंदर। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि ग्रोथ को हमने रोका है और सिर्फ उस तरह से हुए। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि हमारे सीपीआई बास्केट को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और इनकी एक्चुअली में प्राइसेस में फ़र्क कि वो नीचे की तरफ हमें जाते हुए नजर आई हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी है। हम ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना जी कि जो
40% तक प्राइसेस पहुंच रही थी। जैसे अब चीनी है, चीनी की प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई, आटे की प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई, यानी कि आज से पिछले कुछ 7-8 सालों के अंदर। तो वो क्रिटिसाइज भी हो रहा था। तो जब वो नीचे आई तो हमें सिर्फ उसको एक्नॉलेज करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके अंदर एक जब हम प्रेफरेंस देती है गवर्नमेंट की भी, अच्छा हमने इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है, और उसमें एक बड़ा किरदार ये भी था कि हमने एक्सचेंज रेट को भी किसी हद तक स्टेबलाइज किया। उसके कैसे किया इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन अगेन ये ऑब्वियस बात है कि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज है एक नैरो बैंड के अंदर। तो अगर ये रहता है अगले 1-2 सालों तक ऐसे ही इसी उसके अंदर, तो फिर ये जाहिर है इससे फिर इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोलिंग होता है। दूसरी एक और चीज़ हिस्टोरिकली मैं क्विकली अर्ज कर दूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा एक किरदार अदा करती रही है हाई इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन के अंदर। तो अब ये चूंकि इस वक्त जो हुकूमत है और जो पार्लियामेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी एक हमें नजर आती है कि एक हार्मनी है, जिसकी वजह से एक जनरली एक स्टेबिलिटी का एक मैसेज है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस स्टेबलाइज रहती हैं। तो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ फैक्टर्स हुए हैं इसको नीचे लाने के अंदर, जो कि अभी हमें नजर आ रहा है। जी जी रजा, ऑन ग्राउंड तो कुछ जी। और है, आगे आप इसको फिर। हाँ, और आजकल तो आप उसका जायजा भी ले रहे हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन डॉक्टर अली सलमान, ये बात स्टेबिलिटी वाली बात दुरुस्त है आपकी कि कम से कम एक इम्प्रेशन मार्केट्स को भी जा रहा है। लेकिन अभी तक जो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स या इस्लाहात जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करें, वो हमें नहीं दिखाई देते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, SIFC ये वो वगैरह। लेकिन अगर आप देखें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भी स्टैटिक है बिल्कुल। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज नहीं होती तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ या माशी तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं होती। वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी आपको दिखाई देती हैं कोई पॉलिसीज या कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स जो कि फैसिलिटेट करें इन्वेस्टर को और मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए? दैट्स समथिंग के थोड़ी सी अगर उसके ऊपर आप बात कर लें। जी जी, वो आपने जिन इदारों का जिक्र किया उनसे भी मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, और फिर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी बात होती है। इंटरेस्टिंगली अभी कुछ अर्से पहले ये हमारा जो ओवरसीज चैम्बर है, ओवरसीज चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, जहाँ पर जो पाकिस्तान में जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, OICCI। तो वो हर 6 महीने के बाद अपने सर्वे इशू करता है। यानी वो सर्वे ये बताता है कि उन कंपनीज का पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं उनका पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में तासुर क्या है। और वो ज़ाहिर है ऊंचे नीचे होता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। तो पिछले काफ़ी सालों के बाद पिछले 1 साल का अगर आप उनका ट्रेंड देखें तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। अब ये मैं तो नहीं कह रहा ये वो 150 या 200 कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बेहतर हुई हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा सा हमें एक बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बेहतर मिल रहा है। तो ये देखें SIFC का फ्रेंकली जो किरदार था, मैंडेट था, वो तो था इन्वेस्टमेंट लेके आना, और उसमें तो वो नाकाम रहे हैं। ये तो बड़ी वाज़ेह है, इसके अंदर कोई आई थिंक कोई वही फैक्ट्स बताते हैं, वो तो नहीं आ सके। इसमें मैं अर्ज कर रहा था कि जी पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी के परसेप्शन को देखने के लिए, जैसे हमने एक चैम्बर है ओवरसीज इंटरनेशनल चैम्बर, जो कि पाकिस्तान में जो तमाम मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो हर 6 महीने के बाद एक सर्वे करते हैं, अपने मेम्बरान से पूछते हैं कि उनकी पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब पिछले कई सालों से वो एक नेगेटिव जोन में थे, लेकिन पिछले 1 साल से 6 महीने में उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जो परसेप्शन उनका पाकिस्तान के बारे में बेहतर हुआ है, और वो एक पॉजिटिव उसमें गए हैं, टेरिटरी में गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। इसमें जो आपने इदारे का नाम लिया SIFC, जो मैंडेट उनका यही था कि इन्वेस्टमेंट को लेके आएंगे। ऑब्वियसली अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट तो वो नहीं ला सकें किसी नोटिसेबल लेवल के ऊपर, स्पेशली फॉरेन गवर्नमेंट से वो उनका एक टारगेट था। लेकिन उनका ये दूसरा किरदार इसमें इवॉल्व हुआ, वो था कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए जो बॉटलनेक्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स हैं, उनको रिमूव किया जाए।
अब इंटरेस्टिंगली जो उनका ये वाला जो फैसिलिटेटिव वाला किरदार है, मुझे मुझे लगता है ये ज़्यादा इस वक्त अहम हो गया है। एंड ऑल्दो हमें सिस्टमैटिकली बहुत चेंजेस नहीं नज़र आ रही हैं अभी सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर आप बिजनेसेस से पूछें, इन्वेस्टर से, बड़ी कंपनी से, स्पेशली बड़ी कंपनी से जो जिनकी एक्सेस है पावर कॉरिडोर्स तक, वो ये कहते हैं, जो जिनसे मैंने भी इंटरव्यूज़ किए हैं कुछ अपने रिसर्च के सिलसिले में, वो ये कहते हैं कि जी हमारा अब ये जो थोड़ा बेहतर, यानी कि चीज़ें स्पीड से बन जाती हो जाती हैं, फैसले जल्दी हो जाते हैं, फाइलें ज़्यादा देर तक रुकी नहीं रहती हैं। सो दैट्स आई थिंक इट्स नॉट कोई रेवोल्यूशन ही आ गया पाकिस्तान में, लेकिन बेहतरी की तरफ अगेन मुझे फीडबैक ये मिला है। ये इसलिए मैं बिजनेस क्लाइमेट की बात करूंगा कि बिजनेस क्लाइमेट ओवरऑल, अगेन देयर कुड बी एपिसोड्स जो कि आपको इससे बिल्कुल ऑपोजिट बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक जनरल कंक्लूजन है वो ये है। ठीक, बिल्कुल जी हारून साहब। जी रजा भाई और डॉक्टर साहब, मैं मेरे तो बहुत ज्यादा सवाल हैं, तो आप मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से अगले पे चलते हैं, बस जाने से पहले देखें इन्फ्लेशन पे। आई अगेन हैव अनदर रिबटल जो आपने बात की एक्सचेंज रेट पे। आईड लाइक टू डिस्कस मोर परहैप्स इन अनदर प्रोग्राम कि जिस तरह से इन्होंने काबू किया हुआ है, मैं समझता हूँ टोटली आर्टिफिशियल है। अब ट्रेड पॉलिसी पे आपने बात की, तो अब एफटीए में चाइना वही काफी है। पता नहीं कौन सी ट्रेड पॉलिसी है, से हमें क्या फायदा होगा, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेच सकते हैं। इसी तरह आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की, तो आप वो देखें ना, शेल, टोटल, टेलेनॉर, पीएनजी, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, करीम, फाइजर, सनोफी, इलाई लिली, मैं किस किस बड़ी कंपनी के नाम लूं। और जाहिर है कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि जी हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पसंद नहीं। वो तो बड़ी डिप्लोमेटिकली बता के जाते हैं कि नहीं जी हम तो रीजनल हब्स बना रहे हैं, वी हैवंट लेफ्ट पाकिस्तान एंड ऑल दैट। मैं एसएमईज स्पेशली मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के अंदर मैं उनमें उठता बैठता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, और लार्ज कंपनीज के सीईओ जो हैं वो मेरे पर्सनल दोस्त हैं। आई एम येट टू कम अक्रॉस प्रॉब्ली 99 100 में से एक बंदा है जो कि पॉजिटिव आउटलुक रखता है। तो नो आई लाइक टू नो ये कौन से लोग हैं ओवरसीज चेंबर्स के जो कि आ रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जैसा कि रजा ने कहा कि इट्स नो वन इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग हियर इस एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे एनर्जी पॉलिसी ये है, यहाँ पे टैक्स पॉलिसी ये है, यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ये है, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो डॉक्टर साहब मेरा तो बहुत डिफरेंट व्यू है, तो बेटर कि मैं शायद इस तरफ ना नहीं ही नहीं, जाऊं। नहीं आप भी अपना दें, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हारून भाई आप भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी इक़दामात हैं जो कि अभी नहीं किए मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो कि उनको सरदस्त करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अहम जो है हमारी मईशत का और माशी तरक्की का जुज़्व है। तो उसके ऊपर आप बताइए थोड़ा सा, ताकि फिर मैं डॉक्टर सलमान से आगे पूछता हूँ उसके बारे में। देखिए रजा, बात ये है कि इट्स कॉमन सेंस की बात है, ये जो रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आपने 20 चीजें करनी है इन्वेस्टमेंट को ठीक करने के लिए, तो उसके अंदर चंद चीजें जो है वो नागुज़ीर हैं। आपको दो तीन चीजें ऐसी या चार पांच चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी बाकी 15 उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर इंस्टेंस, पैसा उधर जाएगा जहां पे उसको सिक्योरिटी मिले, और नंबर टू उसको रिटर्न्स मिले। अब जी। सिक्योरिटी की सिचुएशन आपने देख ली है। वो दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें जब ये हेडलाइंस लगती हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर जो भी हो रहा है, और बाय द वे ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर भी कोई इतने हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन देख लें आप। जब आप आके अपनी फिजिबिलिटी वगैरह करते हैं और ये पावर टैरिफ जब आप बीच में डालते हैं, तो वो जो रिटर्न आपको आनी है वो भी आपको नजर नहीं आती। सो सिक्योरिटी भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। तो बाकी जो 18 चीजें हैं, मैं उनकी क्या बात करूं। तो उन हम्म। 18 में से अगर आप 5 6 7 8 कर भी रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये तो फाउंडेशन है ना। सरमाया जो है वो सिक्योरिटी मांगता है और वो रिटर्न मांगता है, और सिक्योरिटी जो है उसको आने के लिए इट्स अ बिगर प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जब तक हम्म। आप अपनी ये पॉलिटिकल जो रिग्म रोल है इसको अनटाई नहीं करेंगे, ये जो आपस में आके मामला रुक गया हुआ है, फंस गया हुआ है, इसको जब तक नहीं खोलेंगे। अब ये बाहर से आके तो लोगों ने नहीं खोलना, ये तो हमने खोलना है ना। हम्म। प्रोग्राम हमारा मईशत के ऊपर है, लेकिन मसला ये है कि मईशत का ये जो एक टाई हो गया हुआ है, ये तब तक खुल नहीं सकता जब तक ये सियासत ना अनटाई हो।
जी तो मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि some बेसिक नहीं फाउंडेशनल वर्क बिल्कुल। नीड्स। डॉक्टर अली सलमान, आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की अब बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हारून साहब कह रहे हैं कि जी उनको ये लगता है कि बहुत सारे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है फॉर इन्वेस्टर्स फॉर बिजनेसेस वो इतनी कंड्यूसिव नहीं है। आप ये बताइए कि इस वक्त मतलब क्या इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। यूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस क्लाइमेट्स हर वेज में बड़े इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी टॉप 3 चीजें क्या हैं जो कि प्रिवेंट कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज फॉरेन और डोमेस्टिक, वो क्या इम्पेडिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम पॉलिसी लेवल के ऊपर तवज्जो दें। जी, सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है, चैलेंज है, वो तो है पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी अब हम सब में मौजूद है कि ये टैक्स पॉलिसी, ये हमारे जो टैक्स रेट्स हैं, चाहे इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है या सुपर टैक्स है, ये सब टैक्सेस मिला के बड़ी कंपनीज को अगर हम काउंट करें इंक्लूडिंग बैंक्स, वो एटलीस्ट 50 और मे बी इन सम केसेस 60% ऑफ देयर इनकम इज बीइंग टैक्स्ड। तो अब ज़ाहिर है जो कंपनीज देखें देखें हारून साहब और रजा, ये जो कंपनीज मौजूद हैं पिछले 50 सालों से 60 सालों से, वो एकदम अपने आप को पैकअप तो नहीं कर सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो नई कंपनीज हैं वो इस माहौल में आना पसंद नहीं करेंगी जब तक कि हमारी टैक्स पॉलिसी फ्रेंडली ना हो जाए, इसको सिंप्लीफाई ना किया जाए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना बेहतर की जाए। और अभी आप जो फिर उसका एक हमें रिजल्ट भी मिलता है। ज़ाहिर है पिछले साल भी हम अपने टैक्स टारगेट में नाकाम रहे थे हुकूमत, इस साल भी, और अब तो फ्लड्स की भी सूरत हाल पैदा हो गई, तो इस साल भी प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है टैक्स पॉलिसी, टैक्स रेट्स का, जिसमें हमें बहुत रेडिकली चेंज लाने की ज़रूरत है, जिस पर इस हुकूमत ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। वो डिजिटलाइजेशन की बात जरूर करते हैं लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर ठोस कोई पेशरफ्त नहीं की है। जो दूसरा जिसको जिसको हम कहते हैं वो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सिक्योरिटी वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब देखें जैसे जो हकीकत है वो ये है ना जी कि अब बहुत ज़्यादा बिजनेसेस पंजाब में हैं। लाहौर हम्म। has become a center of business, उस तरह देखा जाए। और अब कराची में भी वो 90s वाली बात तो नहीं रही ना। 90s में तो एक अनरेस्ट था और एक ब्लड शेड था। अब हम उस सूरत हाल को तो सामना नहीं कर रहे हैं, अगरचे हम कोई बड़े आइडियल एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन चलें लेट्स एक्नॉलेज कि वो नहीं। फिर फैसलाबाद है, फिर सियालकोट है, ये वो हब्स हैं इंडस्ट्री के, बिजनेस के, जो कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। वहां पर बिजनेसेस मौजूद हैं। अब अभी जो सर्वे हुआ था रिसेंटली, कोई पाकिस्तान में 7 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कि पहले जो नंबर्स आते थे वो 5 मिलियन के करीब था, अभी ये बढ़ के 7 मिलियन हो गया है, यानी जिसमें सारी एसएमईज और बड़ी कंपनीज सब शामिल हैं। तो यानी लोग बिजनेस तो कर रहे हैं ना, लेकिन ऑब्वियसली उस माहौल में नहीं है। वो जो जो टैक्स पॉलिसी का जब तक हम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम सप्लाई साइड को अपना बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके सवाल की जवाब में तो मैं यही कहूँगा सबसे बड़ा इंपेडिमेंट तो इस वक्त ये है। जी ये बहुत अहम नुक्ता है और आई होप कि कोई इसको देखे। हमारा तो यही काम होता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें पॉलिसी को भी। तो बहरहाल अच्छा, और ये जो दूसरी बात मैं इसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक वो हम बात तो कर रहे थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके हवाले से फर्म्स के लेवल के ऊपर डॉक्टर अली सलमान, उसके बारे में आपकी क्या राय है या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। देखिए जी, उसके अंदर फर्म्स जिस माहौल में ऑपरेट करती हैं उसके अंदर ज़ाहिर है वो ये देखती हैं कि एक तो बिजनेस रेगुलेशंस की हमने बात की है। बिजनेस रेगुलेशन में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो अभी कैबिनेट कमेटी एक बनी है, मैं कोई हुकूमत की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जो रिपोर्टेड हुई हैं चीज़ें, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनी। उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो चेयर कर रहे हैं। अच्छा, वो और ये आ चुका है कि तकरीबन 110 के करीब इस्लाहात अब नाफिज हो चुकी हैं, यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दी हैं, यानी उस तरह ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, लेकिन वो 110 के करीब बिजनेस रिफॉर्म्स की लिस्ट जारी हो चुकी है, जो कि काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। मीन्स के एटलीस्ट वो फैसले हो गए हैं।
वो किस तरह की चीज़ें थी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। ज़ाहिर है मैं 110 मिसालें तो ये नहीं दे सकता, लेकिन जैसे आपने फॉरेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, आप आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज हो चुके हैं, यानी बिजनेस कंडक्ट के अंदर अगर आपको गलत फैसला हो जाए तो वो सिविल एक्शन के बजाय वो क्रिमिनल एक्शन बन जाता है। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई और उनको करेक्ट किया गया, और वो कोड में और सिस्टम्स में, लॉ में वो चेंजेस आ चुकी हैं कैबिनेट लेवल के ऊपर। अब उन्होंने नीचे जाना है प्रोविंसेस के ऊपर, तो वहां से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। तो इस तरह की मैं चीज़ें जो आपको मैं फर्म्स के हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि फर्म्स को रोज़मर्रा इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ एक सेक्शन है हुकूमत का, या एक हिस्सा है, एक टीम है जो इस पर काम कर रही है, जिस पर अभी ज़्यादा पब्लिकली बात नहीं हो रही है, लेकिन आई एम मोर अवेयर ऑफ दैट प्रोसेस बिकॉज आई एम part of one of the stages in those reforms. So that's why I can tell you more on that. जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत अहम ये बात है जी। हारून भाई, आपका कोई है सवाल? तो नहीं तो मैं और भी कुछ नुक्ते हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा जी। देखिए रजा, बात यह है कि हमारे जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, उसके 95% पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है। जो बाहर जाते हैं पाकिस्तानी वो 5% से भी कम होते हैं, और ये इसी तरह रहेगा। जितनी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन होगी, 95% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में ही रहेंगे। तो उन्होंने खाना भी है, पीना भी है, उन्होंने रहना भी है, उन्होंने कपड़े भी पहनने हैं, उन्होंने गाड़ियां भी चलानी है। तो एक सर्टन मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी वो तो रहेगा। वो इन अ वे उसके इल्स भी हैं, लेकिन उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। वो इकोनॉमी तो चलती रहेगी। तो वो बिजनेसेस सियालकोट में हो, चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे कराची में हो, इरिस्पेक्टिव। वो कराची में तो जब 90s के हालात थे तब भी काम चलता था, तो पोर्ट सिटी है। तो ये काम तो इरिस्पेक्टिव चलता रहेगा। बात समझने वाली ये है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी क्या है। क्या आप उतनी जॉब्स क्रिएट कर रही है आपकी इकोनॉमी जिस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है? आपके 30 लाख नौजवान जो कि हर साल एंटर हो रहे हैं आपकी मार्केट के अंदर, क्या इकोनॉमी उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है? अभी हम वो एजुकेशन हेल्थ वगैरह को आप छोड़ दें, ठीक है। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, क्या वो एक्सपेंड कर रहा है, वो बीएमआर कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, रेनोवेट कर रहा है अपनी फर्म को? क्या वो एक्सपेंड कर रहा है, या वो तरीके ढूंढ रहा है कि मैं किस तरह से दुबई चला जाऊं, मलेशिया चला जाऊं, मैं टर्की चला जाऊं, मैं वो ये पोर्चुगल चला जाऊं? आजकल पोर्चुगल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है। जी तो जी। आप पॉइंट सो देखें, ये these are the important things. This is on ground situation जहाँ पे लोग इस तरह नहीं इन्वेस्ट कर रहे, नहीं सोच रहे पॉजिटिवली। अच्छा, राइट। दूसरी तरफ रजा, एक और बात, आप गवर्नमेंट की साइड देखें। मैं कभी भी ये नहीं कहता, कोई भी गवर्नमेंट है, जाहिर है उसके अंदर अच्छे लोग हैं, वो कुछ रिफॉर्म, हर गवर्नमेंट रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या है? प्राइवेटाइजेशन आपकी वहीं की वहीं रुकी हुई है। एक खुदा खुदा करके वो फर्स्ट वुमेन बैंक प्राइवेटाइज हुआ, पता लगा जी वो G2G के थ्रू वो यूएई को बेच दिया। पीआईए अभी रोज सुनते हैं कि भाई पीआईए, अच्छा जी अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। आप देखते हैं कि क्या होता है। उसके अंदर भी वो फड्डा पड़ गया, सुना है यूनियंस ने फड्डा डाल दिया कि जी रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह। भाई 20 साल से आप प्राइवेटाइज करें, अभी तक आप यही नहीं फिक्स कर सके कि एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होना है। बहरहाल अल्लाह करे कि वो हो जाए। आप सो पीआई इज अ बेंचमार्क फॉर प्राइवेटाइजेशन सक्सेस, उसके बाद पता लगेगा। तीसरी बात रजा ये है, आप देखें कि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर को कितना कंट्रोल किया। यानी कि अपना इन हाउस तो इनवर्ड लुकिंग तो करें ना, कुछ बताएं तो सही कॉम को कि भी आप प्राइवेट सेक्टर जो है, आप ये जो सैलरीड लोग हैं, इनसे आप वो 600-700 बिलियन रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपने क्या बताएं ना इन लोगों को जिनकी जेबों से आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, वो बताएं कि आपने क्या किया, आपने कितना एक्सपेंस रिड्यूस किया। सो इट्स अ होल लिस्ट रजा, दैट नीड्स टू बी एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए ये हमें एक ये स्पोरेडिक किस्म की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है उसका कोई फायदा नहीं। राइट राइट। सलमान, आप कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर सलमान?
नहीं, एक तो ये आई थिंक बात कर है कि इस प्लान जब भी रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो वो किसी विजन के तहत ही होना चाहिए। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, ताकि कोहेरेंस भी रहती है उस सिस्टम के अंदर। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जैसे हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो लेटेस्ट नंबर है वो 30 लाख तो नहीं है गालिबन, जो मैंने जो देखा हुआ है वो 20 लाख के करीब हैं जो हर साल जॉब्स हमें चाहिए, जॉब क्रिएट उसमें होती हैं, यानी जॉब मार्केट में जो एंटर होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं उसके उसके मुताबिक। अब इसमें ऑब्वियसली जी गवर्नमेंट इज अ वेरी इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जॉब्स मार्केट में, विच इज़ अ गुड थिंग। गवर्नमेंट का जो टोटल वर्क फोर्स के अंदर जो शेयर है वो लेस देन 5% है। So राइट। whatever jobs we are creating is created by private sector, by rural economy, by self-employment, लोग खुद काम कर रहे हैं, छोटा कारोबार कर रहे हैं, और इसी तरह इनफॉर्मल सेक्टर में भी उसमें ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा इसके शेयर इकोनॉमी के अंदर बन जाता है। तो लोगों ने अपने, जिस तरह भी हारून साहब भी कह रहे थे कि लोग जाहिर है कि सरवाइव करते हैं, हमारी बड़ी रेजिलियंस है नेशन के अंदर, तो वो अपने लिए कुछ ना कोई एक रोजगार बनाते हैं। लेकिन हमारा जाहिर है ये मसला नहीं है। आई थिंक हम सब इस पर एग्री करेंगे कि पर कैपिटा इनकम नेशन की कैसे बढ़े। हम ये अभी $1800 इस वक्त जो गवर्नमेंट के नंबर्स आए हैं उस पर बात हो सकती है, नंबर्स डिस्प्यूटेड है नहीं, जो अब 1800 से हम 3000 पर कैसे जाएंगे, ग्रोथ कैसे होगी। आई थिंक जो बड़े सवाल हैं वो तो ये है ना कि अदरवाइज तो हम ये सर्वाइवल मोड में रहेंगे और फिर हम वो IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे, जो 26वें प्रोग्राम में चले जाएंगे, खुदा न खास्ता। तो उसके अंदर फिर हमें ग्रोथ की बात करनी चाहिए। अब वो ग्रोथ के जो जो ड्राइवर्स हैं, वो हिस्टोरिकली हम एक्सपोर्ट से भी डिराइव करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से ड्राइव करते हैं, लेकिन अब जैसे सर्विसेज से भी हैं, IT सेक्टर के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। इन चीज़ों को हमें आई थिंक ज़्यादा आगे देखना चाहिए कि जहाँ से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। दैट शुड बी आई थिंक आवर बिगर कंसर्न। राइट, राइट। देखिए, Brother, ये I'd like to make one more प्लीज, point. प्लीज, प्लीज। वो मैं एक्चुअली अक्सर प्रोग्राम इस पे होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ। डॉक्टर अली, आपके लिए भी इट विल बी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू मेक अ क्विक कमेंट ऑन SECP। देखें, SECP जो है ना, आज से 25-30 साल पहले इट वाज फ्री फॉर ऑल। उसका कोई ओवरसाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ठीक। और ये इस वक्त का जो SECP है वो इतना यू नो ओवर पावरिंग हो चुका है, वो इतना ड्रकोनियन हो चुका है कि अगर, और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करनी है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए इंटरनेट के ऊपर 24 घंटे में रजिस्टर कर सकते हैं। और SECP का सिस्टम इतना ड्रकोनियन है कि उन्होंने लिंक कर दिया है कि हर हर डायरेक्टर, हर शेयर होल्डर के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। पहली बात, अगर वो मोबाइल फोन होना है तो वो पाकिस्तान का होना चाहिए। दूसरी बात, अब वो पाकिस्तानी फोन है तो आपका बिल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल पे नहीं होगा तो वो OTP, जिसको वन टाइम पासवर्ड भेजते हैं, जब तक वो उसको मिलेगा नहीं, और उसके लिए 10 मिनट देते हैं कि पता नहीं 15 मिनट देते हैं, उस 15 मिनट के अंदर उन्होंने, अगर आपने जाके उनको वो OTP वेरीफाई, आई मीन लुक एट दिस। मुझे अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को उधर उधर बिठा दिया। ऑब्वियसली ये बच्चे जो हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर होता क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन होती क्या है, SECP की क्या इंपॉर्टेंस है। आप सोच नहीं सकते हैं। अभी मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर्स और इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स की बात नहीं, वो तो आप भूल ही जाएं। तो कहाँ से देखें डूइंग बिजनेस वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट छोड़ें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है सर पकड़ के बैठे होते हैं लोग, यार किधर फंस गए हैं। आप वो सेक्शन 42 की कंपनी मुझे रजिस्टर करा के दिखाएं। नहीं, वो तो होती ही नहीं है नॉन ये बिग प्रॉफिट। मैंने चैलेंज है। खुद कोशिश की है बड़ी, आपको पता ही है हारून साहब। वो नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉब्लम ये होता है पाकिस्तान में कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये दे स्टार्ट एपिंग जो सरकारी प्रोसीजर्स हैं। अब SECP भी बिल्कुल एक सरकारी बाबूगिरी वाला इदारा बना हुआ है कि जी एक लेवल, दूसरा लेवल, फाइल यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, हर चीज़ पे सस्पिशन, एक्स्ट्रा स्टेप्स, एक्स्ट्रा। उससे क्या होता है कि इट किल्स इनिशिएटिव एंड इट किल्स द ड्राइव ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। जी डॉक्टर अली, आप कुछ कहना चाह रहे अच्छा, हैं? जी मैं सिर्फ नहीं, क्योंकि बात SECP की हो रही है और ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जब वो हम बिजनेस क्लाइमेट की बात कर रहे थे, फर्म्स के इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो जाहिर है जिन कंपनीज ने प्राइवेट लिमिटेड में आना है,
वो यहीं पर रजिस्टर होंगी। एक तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन और जो रेगुलेशन है वो हमने कंबाइन कर दी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। इट्स दिस इज नॉट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। जी। Registration of companies is a गुड separate thing, पॉइंट। and regulation of companies is a separate. So दोनों institutions को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। Having said that, मैंने खुद भी अपनी एक दो कंपनीज रजिस्टर करवाई जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी। आई मस्ट से कि दैट प्रोसेस वाज रादर इजी। हाँ, उसको जब टैक्स से लिंक किया गया, एफबीआर से लिंक किया गया, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर हुई, लेकिन ये कि उस वक्त तो मैं आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे तो 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ें मिल गई थी, यानी पूरा कंपनी का पूरा प्रोसेस हो गया था। मुमकिन है कि उन्होंने रिसेंटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर दिए। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि वी आर वेरी गुड इन एडिंग दोज कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई सिस्टम बेहतर चल रहा है। सो दैट्स, आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू लुक एट। इंटरेस्टिंगली हारून साहब, अभी जो मैं आपको रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की पैकेज की बात कर रहा था, उसमें SECP has become a major discussion point, and you will be actually pleased to hear कि एक पूरा एक इस्लाहात का एक पैकेज बन चुका है, जो कि मतलब एटलीस्ट पेपर्स में हुकूमत के पास एक कैबिनेट में एक ड्राफ्ट की शक्ल में चला गया हुआ है, जिसमें कि SECP की ओवरहॉल की बात की गई है। और जिसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि SECP हैज़ की जो आउटरीच है, जो ओवररीच है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब जो कंपनीज को सेल्फ गवर्न करने का जो प्रिंसिपल है दुनिया के अंदर, उसके बजाय वो हर चीज के अंदर आ जाते हैं कि जी आप इसको रिपोर्ट करें। तो probably there is a very strong need to recheck and review all those mechanisms जो इस वक्त SECP के जरिए हमारे बिजनेस सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बहुत अहम पॉइंट है। हमारे शो का भी वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आपसे हारून भाई, आपसे आखिरी पॉइंट यहाँ पे आपकी, डॉक्टर अली सलमान ने कहा टैक्स पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, ये तो आपका पसंदीदा मौजू है। तो हम इसके ऊपर काफ़ी बात भी कर चुके हैं, आपने प्रपोजल्स भी बनाए ऑल्टरनेटिव एफबीआर की जगह एक मैकेनिज्म का, एक इंस्टीट्यूशन का। तो मेरे ख्याल से तो कंक्लूजन यही निकलता है। आप अपना फाइनल कमेंट दे दें हारून साहब एंड डॉक्टर अली सलमान, आप दोनों से कहूंगा, फिर हम शो का इख्तिताम करते हैं। जी हारून साहब। देखिए, मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, उसका पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि आप जाके कंज्यूमर से पूछें। आप रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, मेन्यू बनाते हैं, उसमें खाना पकाते हैं, कोई खाना पका रहा है, तो उसका जो वो कहते हैं ना, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो जाके कस्टमर से पूछे, भाई ये खाना कैसे है। ये नहीं आप कह सकते वो जी बात ये जी कि फ्रांस के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर ये होता है, तो आपको जैसा मर्जी लगे, मैं तो आपको इस तरह का खिलाऊंगा। सो SECP हो या कोई और इदारा हो, उसको जाके सबसे पहले कंज्यूमर से पूछना चाहिए, भैया आपको मसला क्या है, उस मसले को सॉल्व करें। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस मत थोपें, कोई वो इट्स नॉट सेट इन स्टोन। और फाइनली रजा, मैं आपको एग्जाम्पल, आपने FBR की बात की, देखें मैं आपको इस्लामाबाद क्लब की एग्जांपल देता हूँ। वो उधर पूरी बाबूगिरी है, सारे बाबू चला रहे हैं उसका, उस क्लब का बेड़ा गर्क हो चुका है। जब मैं उधर जाता हूँ वो 20% रेट बढ़ा देते हैं, और मैं जब उनके मैनेजर से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि सर क्या करें। ऊपर से हुक्म आया, मैं कहता हूँ यार सर्विसेज आपकी 20% नीचे जा रही हैं और रेट आपके। तो जब वो बाबू जिनका कोई ताल्लुक नहीं है क्लब चलाने से, वो जब क्लब चलाएंगे तो क्लब का ये हाल होगा। वो बाबू जिनका कोई ताल्लुक नहीं है टैक्स पॉलिसी से या टैक्स इम्प्लीमेंटेशन से, या उनको कुछ पता ही नहीं, जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है टैक्स के बारे में, ना उनको पता है कि भाई टैक्स वाले की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो जब FBR चलाएंगे तो फिर यही होगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर अली सलमान, आपका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क और फिर हम आगे चलते हैं। जी। इसमें तो मेरा तो यही होगा कि जी, एक तो टैक्स पॉलिसी के ऊपर मैं एग्री करता हूँ हारून साहब की बात से कि जो टैक्स पॉलिसी है वो बड़ी प्रोफेशनली मैनेज होनी चाहिए। अभी आज ही की खबर है कि हुकूमत ने फाइनली, जो एक बड़ा अरसा से हम सोच रहे थे कि टैक्स पॉलिसी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन, वो आज जाकर वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। एटलीस्ट नाउ वी हैव एन इंस्टीट्यूशन विच इज कॉल्ड टैक्स पॉलिसी ऑफिस, विच इज सेपरेट फ्रॉम FBR, एंड आई होप दैट दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। यानी कि रिफॉर्म्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, ना कि रेवेन्यू टारगेट से। सो रेवेन्यू टारगेट के बजाय अगर हम रिफॉर्म्स को फोकस करेंगे तो रेवेन्यू भी आएगा और बिजनेसेस के लिए भी बेहतरी होगी।
और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें बेहतर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अहम नुक्ता आपने आखिर में रेज किया है। नाजरीन, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, और इसके साथ ही खुदा हाफिज।